रात का समय है। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। जंगल के बीचों बीच एक विचित्र और विशाल सुनहरा द्वार खड़ा है, जो अपनी चमक से अंधेरे को चीर रहा है। तभी बिंदिया घबराती हुई वहां पहुंची। मुझे बस इसे पार करना होगा, मुझे जल्दी करना होगा। बिंदिया जैसे ही भागकर द्वार के अंदर समाती है, वो जादुई सुनहरा द्वार बंद हो जाता है। द्वार बंद होते ही सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी और डरावनी हंसी की आवाज गूंजती है। आखिर तुम आ ही गई। ऐसे ही एक दिन बीत गया। वहीं दूसरी तरफ गांव में रघु अपनी झोपड़ी के बाहर सिर पकड़कर बेहद परेशान बैठा हुआ था। तभी सुबोध वहां आता है। रघु, क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? और बिंदिया कहाँ है? कल तो उसका विवाह है। क्या बताऊं सुबोध, बिंदिया कहीं मिल नहीं रही है। घर में सब जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है। तभी बिंदिया का होने वाला ससुर रामनाथ गुस्से में लाल पीला होकर रघु के सामने आ जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रघु। कल मेरे बेटे की बारात तुम्हारे दरवाजे पर आनी थी और तुम्हारी बेटी घर से भाग गई। मैं क्या जवाब दूंगा अपने बेटे को? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। वक्त? अब किस बात का वक्त? मेरा बेटा जब ये सुनेगा कि उसकी होने वाली पत्नी भाग गई है, तो उस पर क्या गुजरेगी? तुमने मेरी पगड़ी उछाल दी है। ऐसी बात नहीं है, वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गई होगी। वो आ जाएगी। अगर उसे ये विवाह मंजूर नहीं था तो पहले बताना चाहिए था। अपनी मर्जी का मालिक बनना था तो भागना ही रास्ता बचा था क्या? अब तुम और तुम्हारी बेटी इस गांव को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। रामनाथ गुस्से में आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। तभी रघु की आंखों के सामने एक मंजर घूमने लगा। समय पहले गौरीपुर गांव में बिंदिया एक गरीब किसान की सीधी सादी बेटी थी, जिसकी माँ नहीं थी। उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे। उनके पास एक साधारण सी दिखने वाली बकरी भी थी, लेकिन वो असल में जादुई है और बोल सकती है। ये राज केवल बिंदिया जानती थी। एक रात बिंदिया अपने आंगन में खड़ी थी। तभी अंधेरे में ठाकुर की परछाई उसके घर के पास मंडराती दिखाई दी। यही सही मौका है। मुझे अपने काम को अंजाम देना ही होगा। कौन कौन है वहाँ? अंधेरे में ठाकुर का चेहरा उभरता है। वो धीरे धीरे बिंदिया की ओर बढ़ता है। उसकी डरावनी नजरों को देख बिंदिया बुरी तरह घबरा गई। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से। बिंदिया के गले से चीख निकल गई। वो पीछे की ओर गिरी। तभी उसकी बकरी भागती हुई वहां आ गई। बकरी को अपनी ओर तेजी से आते देख ठाकुर घबरा गया। नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। ये मेरी तरफ क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर डर के मारे वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। तुम ठीक वक्त पर आ गई। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं ये ठाकुर क्या करता। बिंदिया, डरो मत। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। वैसे तुम उस ठाकुर से बचकर ही रहना, वो तुम्हारी खुशियों को निगल जाएगा। मैं बहुत डर गई थी और आज तो पिताजी भी घर पर नहीं है। चलो, बहुत रात हो गई है, अब आराम करते हैं। फिर बिंदिया अपनी बकरी को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई।
अगली सुबह होते ही बिंदिया मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने के लिए तैयार हुई। देखो, तुम यहीं रहना, मैं तालाब से पानी भरकर लाती हूँ। ठीक है बिंदिया, पर ध्यान से जाना। रात के हादसे के बाद मेरा मन अभी भी घबरा रहा है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अभी सुबह का वक्त है। वो ठाकुर भले मुझ पर छुपकर नजर रख ले, लेकिन उजाले में वो कुछ नहीं कर सकता। फिर बिंदिया तालाब की ओर निकल पड़ी और थोड़ी ही दूर किनारे पर रियांश बैठा हुआ था, जिसे देखकर बिंदिया के कदम ठिठक गए। आज फिर ये यहाँ बैठा है। मैं पिछले 2 वर्षों से इसे रोज इसी वक्त इस जगह देखती हूँ। पता नहीं ये क्या है, पर अब मैं भी इससे प्रेम करने लगी हूँ। लेकिन आज तक मैंने कभी इसके सामने जाकर अपनी बात नहीं कही। नहीं, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तो बस पानी लेने आई हूँ। फिर बिंदिया पानी लेकर घर आ गई। तभी उसका पिता रघु खुशी से झूमता हुआ घर आया। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। अरे बेटी, खुश क्यों नहीं होऊंगा। तेरा और गोपाल का रिश्ता मैंने बचपन में ही तय कर दिया था। अब उसके पिता भी तुम्हें बहू बनाने को तैयार हैं। आने वाली पूर्णिमा को मैं तुम दोनों का धूमधाम से विवाह करूंगा। बस अब तू अपने विवाह की तैयारी कर। पर पिताजी, आपने आज से पहले कभी नहीं बताया कि मेरा रिश्ता कहीं तय हो चुका है। अरे बेटी, इसमें बताने वाली क्या बात थी। तेरी माँ सब जानती थी। आज खुद रामनाथ आए थे और हम दोनों ने मिलकर ये पक्का कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर रघु वहाँ से चला जाता है, पर बिंदिया परेशान होकर बैठ जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है। मैं किसी और से खुलकर प्रेम तो नहीं करती, फिर भी ये रिश्ता सुनकर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। क्या सच में रियांश के लिए मेरे मन में कुछ है। मैं 2 वर्षों से उसे रोज देख रही हूँ। कल मैं उससे जाकर जरूर मिलूंगी। शायद मुझे अपनी इस बेचैनी का उत्तर मिल जाए। अगली सुबह बिंदिया फिर तालाब पहुंची। रियांश वहीं बैठा था। पहली बार बिंदिया को एहसास हुआ कि वो रियांश से सच्चा प्रेम कर बैठी है। वो भागकर उसके पास तालाब के किनारे बैठ गई। रियांश, जो हर दिन वहीं उसका इंतजार करता था, उसे अपने पास देखकर चौंक गया। बिंदिया, तुम आज यहाँ मेरे पास। मैं हर दिन इसी उम्मीद में यहाँ बैठता था कि शायद एक दिन तुम मुझसे बात करोगी। मुझे नहीं पता था कि ये मौन प्रेम कब इतना गहरा हो गया, लेकिन आज मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया गया है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। बिंदिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और ना ही तुम्हें किसी और का होने दे सकता हूँ। मेरी बात मानो, भाग चलो यहाँ से। हम कहीं दूर अपनी दुनिया बसा लेंगे। भाग चलूं? पर रियांश, मैं अपने पिताजी को इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो टूट जाएंगे। अगर तुम रुक गई तो हम दोनों का प्रेम खत्म हो जाएगा। फैसला तुम्हें करना है बिंदिया। बिंदिया बिना कुछ बोले, आंखों में आंसू लिए वहां से भागकर अपने घर आ गई। बिंदिया घर के आंगन में अपनी जादुई बकरी के पास बदहवास होकर बैठ गई। उसका मन रियांश की बातों और पिता के फैसले के बीच उलझा हुआ था। बिंदिया, अपनी आंखों पर थोड़ा ये मोह का पर्दा हटाओ, जिससे तुम प्रेम करती हो। याद रखो, वही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं क्या करूं? एक तरफ पिता का वचन है और दूसरी तरफ रियांश का साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सही है और कौन गलत। बिंदिया, मैं तुझे बस इतना ही कहूंगी कि जिसके प्यार में तू पड़ी है उसे भूल जाओ, वरना
वो तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। संभल जा बिंदिया। फिर बिंदिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही ठाकुर के आदमी दीवार फांदकर अंदर आ गए। उनके हाथ में मोटी रस्सियां हैं। अरे पकड़ा 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 इस बकरी को। ठाकुर साहब ने इसे ही मंगवाया है। इसे हमें अपने साथ लेकर ही जाना होगा। आज ये बचनी नहीं चाहिए। अरे पकड़ा 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 पकड़ा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बकरी को। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये अब ठाकुर साहब की अमानत है लड़की। अब तो ये हवेली ही जाएगी। तू हमें नहीं रोक सकती। हट जा रास्ते से, हट। नहीं, उस दिन भी ठाकुर मुझे ही पकड़ने आया था। मैं अपनी बकरी को नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरी सहेली है, इसे छोड़ दो। तू हमें नहीं रोक पाएगी। चलो रे, इसे खींच कर ले चलो। पंगरू और उसके आदमी जबरदस्ती बकरी को घसीटने लगे। तभी बिंदिया घबराकर बाहर की तरफ भागी। तभी उसे वहाँ रियांश खड़ा दिखाई दिया। बिंदिया भागकर उसके पास गई। रियांश, देखो, ये लोग हमारी बकरी को जबरदस्ती ले जा रहे हैं। कुछ करो रियांश, इसे बचाओ। बिंदिया, तुम घबराओ मत। तुम ये बकरी मेरे हवाले कर दो। मैं सब संभाल लूंगा। मेरे होते हुए इसे कुछ नहीं होगा। पर रियांश, ये ठाकुर के लोग हैं। तुम सच में इसे बचा लोगे ना? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बस एक बार मुझ पर यकीन करो। मैं इसे सही सलामत वापस ले आऊंगा। अपनी बकरी मुझे सौंप दो। ठीक है रियांश, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। पिछले 2 वर्षों से मैंने तुमसे छुप छुप कर प्रेम किया है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बकरी कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी, तो मैं इसे तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी बकरी को बचा लो। ठीक है बिंदिया, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम बस मुझ पर यकीन रखो। रियांश फुर्ती से ठाकुर के आदमियों की ओर झपटा और उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। अचानक बकरी की आंखों से एक तेज और दिव्य रोशनी निकली और रोशनी रियांश पर पड़ी। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह अपनी जगह पर जम गया। मूर्ख मत बन बिंदिया, ये प्रेम नहीं, छल है। अगर तुझे सच जानना है तो देख, मैं तेरे सामने क्या प्रकट कर रही हूँ। जादुई बकरी अपनी शक्ति से एक चमकता विचित्र द्वार वहाँ प्रकट कर देती है। बिंदिया, अगर तुझे रियांश का सच और अपने पिता की मर्जी के बीच का फैसला करना है तो इस द्वार के पार जा। वहाँ तुझे इस उलझन का उत्तर मिल जाएगा। ये कैसा द्वार है? मैं बहुत डर रही हूँ। इसके अंदर क्या है? डर मत, अपनी सच्चाई का सामना कर। अगर आज पीछे हट गई तो उम्र भर इस धोखे में जिएगी। जा बिंदिया, पार कर इसे। फिर जैसे ही बिंदिया उस विचित्र द्वार के पार कदम रखती है, वो तेज रोशनी ओझल हो जाती है। दूसरी तरफ रियांश होश में आ जाता है और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ जाती है। अब तू लाख चीख चिल्ला ले बकरी। अब तुझे मेरे साथ मेरी कैद में चलना ही होगा। रियांश उस बेबस बकरी को घसीटते हुए अंधेरे की ओर ले गया। वहीं बिंदिया खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जहां आकाश का रंग जामुनी है और पेड़ों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इस रहस्यमयी दुनिया का नाम मायालोक है। ये कौन सी जगह है? चारों तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा है। मेरी बकरी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्या रियांश सच में मुझे धोखा दे रहा है? नहीं, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं। पर रियांश की वो मुस्कान, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। फिर रास्ता बहुत पथरीला
और कांटों भरा था। बिंदिया 2 दिन तक माया लोक में भटकती रही। अंत में थक हार कर वो एक नीले पानी वाले तालाब के किनारे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। रियांश, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगर तुम मेरे पास होते तो मुझे इस मुश्किल रास्ते से बचा लेते। पर क्या तुम सच में वही हो जिसे मैंने चाहा था? तभी वहां से आरुष गुजर रहा होता है। वो बिंदिया को इस तरह विलाप करते देख ठिठक गया। ये लड़की, इसके आंसुओं में कितना गहरा दर्द है। इसके चेहरे की मासूमियत बता रही है कि इसे किसी अपने ने बहुत बुरी तरह तोड़ा है। आखिर कौन है ये और इस वीरान तालाब के किनारे क्यों रो रही है? मेरा दिल कहता है कि इसे मदद की सख्त जरूरत है। सुनो, तुम कौन हो और माया लोक की इस सीमा पर बैठकर इस तरह अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? तुम कौन हो और क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? आरुष बिंदिया के पास आता है और उसे ढांढस बंधाता है। बिंदिया अपनी दुनिया को याद करके बेहाल है। देखो बिंदिया, ये दुनिया माया लोक है। यहाँ जो एक बार आता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी दुनिया वापस जाना है। मैं अपने प्रेमी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो, मैं इस दुनिया का सर्वशक्तिशाली रक्षक हूँ। तुम यहाँ मेहमान हो और मैं तुम्हें इस तरह भटकते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें भूख भी लगी होगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। बाकी बात बाद में करेंगे। बिंदिया और आरुष कई घंटों का सफर तय करके एक आलीशान महल में पहुंचे। बिंदिया इतना खूबसूरत महल देखकर दंग रह गई। आरुष उसके सामने भोजन सजाता है। ये खाना खा लो, उसके बाद मुझे बताना कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। मैं इसे क्या बताऊं? मुझे खुद नहीं पता कि बकरी ने मुझे क्यों यहाँ भेजा। अगर मैंने कुछ भी बताया तो शायद मेरा मकसद अधूरा रह जाए। आरुष, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, आराम से खाना खाओ। जब तुम्हारा मन हो तब बता देना। आरुष वहां से चला जाता है, पर जैसे ही बिंदिया निवाला उठाती है, रियांश की याद में उसके हाथ से खाना गिर जाता है। दूर खड़ा आरुष ये सब देख रहा था। हे अन्न देवता, मेरा पेट भरने के लिए शुक्रिया, पर मेरे प्रेमी को भी हिम्मत देना। वो मेरी याद में खाना पीना छोड़ चुका होगा। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, पर वापस भी नहीं जा सकती। ये अपने प्रेमी से कितना प्रेम करती है, पर मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कई दिन बीत गए। बिंदिया को हर पल रोता देख आरुष के मन में उसके लिए प्रेम जागने लगा। वो बिंदिया की खुशी के लिए रियांश को यहाँ लाने का फैसला करता है। आरुष अपनी शक्तियों से धरती लोक पहुँचता है और रियांश को ढूंढ निकालता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बिंदिया के जाते ही सब रास्ते साफ हो गए। तुम रियांश हो? चलो मेरे साथ। बिंदिया तुम्हें याद कर रही है। तुम कौन हो? मुझे कहीं नहीं जाना, भागो यहाँ से। वो तुमसे इतना प्रेम करती है और तुम मना कर रहे हो। तुम्हें चलना ही होगा। आरुष रियांश का हाथ पकड़ता है और एक तेज रोशनी के साथ दोनों माया लोक के महल में प्रकट होते हैं। बिंदिया रियांश को देखते ही भागकर उसके गले लग जाती है। रियांश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया और यहाँ चली आई। रियांश, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम यहाँ हो और ये अजीब आदमी मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों उठा लाया है? आरुष,
तुम अकेले आए हो? मेरी बकरी कहाँ है? मैंने रियांश को ही उसे सौंपा था। रियांश, बकरी कहाँ है? कैसी बकरी? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? वही बकरी जो मैंने तुम्हें दी थी ताकि तुम उसे ठाकुर से बचा सको। ओह, वो तो मैंने ठाकुर को दे दी है। क्या तुमने मेरी बकरी ठाकुर को दे दी? पर तुमने तो कहा था तुम उसे बचाओगे। बिंदिया, तुम कितनी नादान हो। अरे मैं खुद ठाकुर का बेटा हूँ। ये सब हम बाप बेटे की चाल थी ताकि हम उस जादुई बकरी को पा सकें। क्या तुम ठाकुर के बेटे हो? तुमने इतने दिनों तक मुझसे सच क्यों छुपाया? तुमने मेरे प्रेम का सौदा किया। रियांश के चेहरे पर अब कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में केवल लालच और सत्ता की भूख थी। मुझे तुम्हारे प्रेम से कोई मतलब नहीं था बिंदिया। मुझे तो बस वो शक्ति और धन चाहिए था जो मेरे पिताजी मुझे देने वाले थे। तुम तो बस मेरा मोहरा थी। रियांश की बातें सुनकर बिंदिया टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक पूरे महल में एक तेज दिव्य रोशनी फैली और वही छोटी सी बकरी एक विशाल और भयानक रूप में प्रकट हो गई। उसका आकार अब किसी पहाड़ जैसा बड़ा और रहस्यमयी है। ये क्या? तुम तो एक छोटी सी और प्यारी सी बकरी थी, पर ये इतना विशाल और डरावना रूप! मैंने तुम्हारा ये रूप कभी नहीं देखा। बिंदिया, मैं तुम्हारी वही बकरी हूँ जिसके लिए तुमने बचपन में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वो तो मैं जानती हूँ, पर ये सब क्या है? तुम्हारा ये रूप और तुम्हारा मुझे यहाँ माया लोक भेजना, इन सब का क्या मकसद है? सुन बिंदिया, तुझे सब समझाने के लिए उस पूरी सच्चाई को जानना होगा जो अब तक तुझसे छिपाई गई। ये बात उस वक्त की है जब तेरी माँ मालती और ठाकुर दोनों घने जंगलों के तपोवन में बैठकर तपस्या कर रहे थे। जंगलों में जाप और मंत्र से जंगल गूंज रहा है। ठाकुर और मालती दोनों अपनी तपस्या में लीन हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात बीतती गई, पर मालती अडिग रही। लेकिन तभी ठाकुर अपनी आंखें खोल देता है। बस बहुत हो गया। मैं कब तक ये नाटक करूंगा? मैं थक गया हूँ। एक तो प्यास लगी है और ऊपर से ये देवता हैं कि प्रसन्न ही नहीं हो रहे। एक काम करता हूँ, जाकर भोजन कर लेता हूँ, फिर आकर दोबारा तपस्या का ढोंग करूंगा। ठाकुर वहां से चला जाता है, लेकिन मालती भूखी प्यासी तपस्या में डटी रही। तभी आकाश से एक दिव्य गुरुदेव प्रकट हुए। आंखें खोलो पुत्री मालती, तुमने वो कठिन तपस्या पूरी कर ली है जिसके लिए तुम वर्षों से यहाँ बैठी थी। गुरुदेव, आखिर आप आ ही गए। मुझे लगा था कि शायद मुझे आपके दर्शन कभी प्राप्त नहीं होंगे। मालती, तुम्हारा सच्चा मन और अडिग विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तभी ठाकुर वापस आया और खुद को गुरुदेव के सामने देखकर हक जताने लगा। गुरुदेव, मैं भी तो इसके साथ तपस्या कर रहा था। वरदान मुझे भी मिलना चाहिए। नहीं ठाकुर, तुम्हारा संकल्प टूट गया था। तुमने तपस्या के बीच भोजन ग्रहण किया, इसलिए तुम्हें इस तप का कोई फल नहीं मिलेगा। मालती, मैं तुम्हें वो दिव्य शक्तियां देता हूं जिससे तुम जग कल्याण करोगी और अधर्म का नाश करोगी। गुरुदेव के हाथों से तेज रोशनी निकली और मालती के शरीर में समा गई। गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए। नहीं, ये शक्तियां तुम्हें नहीं, मुझे मिलनी चाहिए थी।
मैं इन्हें छीन कर रहूंगा। ठाकुर साहब, वरदान उसे मिलता है जिसकी भक्ति में शक्ति होती है। मैंने ये शक्तियां गरीबों और दुखियों की सेवा के लिए मांगी हैं। मुझे जाने दीजिए। मालती वहां से चली जाती है, पर ठाकुर के मन में बदले की आग सुलगने लगती है। कुछ दिनों बाद ठाकुर गुस्से में आग बबूला होकर मालती के घर पहुंचता है और दरवाजा पीटने लगता है। मालती, दरवाजा खोलो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। अपनी शक्तियां मुझे सौंपनी होंगी। ये ठाकुर तो मेरी शक्तियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। अगर ये शक्तियां इसके हाथ लग गईं तो अनर्थ कर देगा। मुझे अपनी शक्तियों को सुरक्षित करना होगा। मालती तुरंत मंत्र पढ़ती है और उसके सामने एक रहस्यमयी बकरी प्रकट होती है। बकरी, मैं अपनी सारी दिव्य ऊर्जा और शक्तियां तेरे अंदर संचित कर रही हूँ। मेरी बेटी बिंदिया का ध्यान रखना और उसकी रक्षा करना। मालती अपनी पूरी शक्ति उस बकरी में समा देती है। तभी ठाकुर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। अब तू सीधी तरह शक्तियां नहीं देगी तो मैं इन्हें छीन लूंगा। ठाकुर मालती को एक गुप्त काल कोठरी में ले जाता है और 5 वर्षों तक उसे प्रताड़ित करता है, पर उसे कोई शक्ति नहीं मिलती। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इस औरत को 5 सालों से प्रताड़ित कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी शक्तियां मुझे हासिल क्यों नहीं हो रही हैं? आज मैं तो उससे ये सच उगलवा कर ही रहूंगा। मालती, बोल, कहाँ छुपाई है तूने अपनी शक्तियां? ठाकुर, तू मुझे जितना चाहे मार ले, पर तुझे वो दिव्य शक्तियां कभी नहीं मिल सकती। वो शक्तियां केवल धर्म के लिए हैं, तेरे जैसे अधर्मी के लिए नहीं। अच्छा, तो अगर तू मुझे शक्ति नहीं दे सकती तो तुझे जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। अब तू हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। क्रोध में अंधा होकर ठाकुर मालती पर जानलेवा हमला करता है और उसे जान से मार देता है। वो सबूत मिटाने के लिए मालती के शव को घने जंगल में ले जाकर एक गड्ढे में दफन कर देता है। धीरे धीरे साल बीतते जाते हैं, लेकिन ठाकुर के मन से उन शक्तियों का लालच नहीं जाता। इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक उन शक्तियों का कोई सुराग नहीं मिला। मालती मर गई, पर राज अपने साथ ले गई। आखिर वो शक्ति गई कहाँ? कहीं मालती ने वो शक्तियां अपनी बेटी बिंदिया को तो नहीं दे दी? मेरा ध्यान इतने दिनों से उस लड़की पर क्यों नहीं गया? वो एक मामूली किसान की बेटी है, फिर भी इतने वर्षों से बिना मां के इतनी सुरक्षित कैसे रही? जरूर कोई बात है। ठाकुर एक शाम अंधेरा होते ही बिंदिया की झोपड़ी के पास पहुंचता है और छुपकर देखने लगता है। बिंदिया वहां अपनी बकरी के पास बैठी उसे दुलार रही है। देखो, जब से माँ मुझे छोड़कर गई है, तब से तुमने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। तुम बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं कैसे जीती। तुम ही मेरा सब कुछ हो। बिंदिया बकरी से घंटों बातें करती रहती, जैसे वो कोई जानवर नहीं बल्कि उसकी माँ हो। अच्छा, अब तुम आराम करो, मुझे खेत में कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। बिंदिया के जाते ही ठाकुर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलता है और बकरी की ओर बढ़ता है। अच्छा, तो इस बकरी ने इसकी परवरिश की है, यानी मालती की सारी शक्तियां इसी जानवर के अंदर छिपी हैं। अब ये मेरी होगी। जैसे ही ठाकुर बकरी को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक जोरदार दिव्य झटका लगता है और ठाकुर कई फुट दूर जाकर गिरता है। ये क्या? इस जानवर ने मुझे इतना जोर से झटका दिया। इसका मतलब साफ है, सारी शक्तियां इसी के पास हैं।
और इसे काबू में सिर्फ बिंदिया ही कर सकती है, क्योंकि ये उसके वश में है। मुझे पहले बिंदिया को अपने जाल में फंसाना होगा, तभी ये बकरी मेरे कब्जे में आएगी। उस दिन से ठाकुर बिंदिया पर नजर रखने लगा। एक दिन वो देखता है कि बिंदिया तालाब के किनारे रियांश से बातें कर रही है और बकरी पास ही खड़ी है। अरे, ये तो मेरा बेटा रियांश है। बिंदिया इससे प्रेम करती है। वाह वाह, अब मेरा रास्ता साफ हो गया। अब रियांश के जरिए ही मैं उस बिंदिया और उसकी जादुई बकरी तक पहुंचूंगा। ठाकुर हवेली लौटता है, जहाँ रियांश अपनी धुन में मुस्कुरा रहा था। बेटा, आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पिताजी, बोलिए, क्या बात है? देख बेटा, तू जिस लड़की से बात कर रहा था, मुझे उससे एक बहुत ही कीमती चीज चाहिए, उसकी बकरी। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? वो बकरी उसे अपनी जान से प्यारी है, वो उसे कभी नहीं देगी। और पिताजी, 2 वर्षों की मेहनत के बाद उसने मुझ पर भरोसा किया है, मुझसे प्रेम करना शुरू किया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे मूर्ख, प्रेम और भावनाओं के चक्कर में मत पड़। अगर वो शक्तियां हमारे हाथ लग गई तो तेरे आगे पीछे दुनिया भर की लड़कियां घूमेंगी। उस बकरी के पास असीमित शक्तियां हैं, सीधे तरीके से वो हमें नहीं मिलेंगी। मैं अपने आदमियों से हमला करवाऊंगा और तू मौके पर पहुंचकर रक्षक बनकर उसका भरोसा जीत लेना और बकरी हासिल कर लेना। फिर देख हम कितने ताकतवर और धनी हो जाएंगे। क्या उस बकरी के पास इतनी शक्तियां हैं? तब तो मैं उसे पकड़कर जरूर लाऊंगा। हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, तब तो मैं ये जरूर करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिंदिया का भरोसा जीतकर वो बकरी आपके पास लेकर आऊंगा। आज रात आप अपने आदमियों को भेज देना, आगे का खेल मैं संभाल लूंगा। क्यों नहीं, आखिर खून तो मेरा ही है तेरे अंदर। तो रियांश, तुम्हारा सारा प्रेम, वो 2 साल का इंतजार, सब एक नाटक था, सिर्फ मेरी माँ की शक्तियों को पाने के लिए। देख लिया बिंदिया, यही है इस रियांश और इसके पिता का असली चेहरा। उन्होंने तेरी माँ को मारा और तुझे भी छलने की कोशिश की। रियांश, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व मान लिया था। क्या उन 2 वर्षों की हर एक मुस्कान, हर एक बात सिर्फ एक धोखा थी? तुमने मेरी जादुई बकरी के लिए मेरे प्रेम की बलि चढ़ा दी। आरुष ये सब देख रहा है, उसका सीना गुस्से से फटने को है। बस रियांश, बहुत हुआ तुम्हारा छल। तुम जैसे इंसान के पास दिल नहीं, पत्थर है। तुमने उस लड़की की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, जो तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा करती थी। आरुष अपनी आंखें बंद करता है और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है। उसके चारों ओर एक नीली और शक्तिशाली ऊर्जा घूमने लगी। वो अपनी बाहें फैलाता है और मंत्रों का उच्चारण करता है। हे मायालोक की शक्तियों, अधर्मी को उसके अंजाम तक पहुंचाओ, धरती लोक के पापी को यहाँ खींच लाओ। अचानक आसमान में बिजली कड़की, एक तेज बवंडर उठा और उसमें से चीखता हुआ ठाकुर जमीन पर आकर गिरा। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। ये कौन सी जगह है? रियांश, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये रोशनी कैसी है? ठाकुर, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब हिसाब का वक्त है।
ये तेरी आखिरी परीक्षा है। माया लोक की शक्ति जाग उठी है, पर इसे दिशा देने के लिए तुझे एक चुनाव करना होगा बिंदिया। या तो मुझे बचा ले, या अपने उस प्रेम को जिसे तुम अभी भी खोना नहीं चाहती। चुन। मुझे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो छल की बुनियाद पर खड़ा हो। मैं तुम्हें चुनती हूँ। मैं अपनी माँ की सच्चाई और विरासत को चुनती हूँ। अधर्मियों, तुम इसी माया लोक के अंधेरे में हमेशा के लिए कैद रहोगे। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो बिंदिया। तुम भूल गई मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम सबको जाने दो वापस धरती को। बकरी की आंखों से निकली तेज रोशनी ठाकुर और रियांश को अपनी लपेट में ले लेती है। वो दोनों पत्थर की मूर्तों में बदलने लगते हैं और कुछ ही देर में बकरी वापस अपने सामान्य पर दिव्य रूप में आती है और बिंदिया के पास आकर खड़ी हो जाती है। बिंदिया, तूने सही चुनाव किया। रियांश कभी तेरा था ही नहीं। तेरा सच्चा साथी तो आरुष है। इसलिए मैंने तुझे इस माया लोक में भेजा था, ताकि तू छल और सच्चे प्रेम के बीच अंतर समझ सके। तुमने मेरी बहुत मदद की। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी माँ मेरे लिए इतना कुछ करके जाएंगी। बिंदिया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम सुरक्षित हो मेरे साथ। फिर उस दिन से बिंदिया और आरुष खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे।